अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद तलहा, आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर। और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के आज के हमारे लेक्चर के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 7 यानी कि द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटिन्यू है। और दो हाइड्रोकार्बन्स ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, मीथेन एंड ईथेन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंक्लूड करेंगे हमारा तीसरा हाइड्रोकार्बन यानी कि ईथीन। और आज की जो वीडियो होने वाली है, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है बेसिकली अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन तो याद रखो चार प्रॉपर्टीज हैं इथीन की जिनको आपको याद रखना है। नंबर 1, ये एक कलरलेस गैस है, बेरंग गैस होती है, इसका कोई रंग नहीं होता। एंड इट हैज अ स्वीट स्मेल, इसमें महक पाई जाती है और वो काफी जो है वो अच्छी स्मेल होती है, यानी कि स्वीट स्मेल होती है। तो आप बाकायदा जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ इथीन। ठीक है ना। तो एक बात हो गई कि कलरलेस गैस है और इसी के साथ साथ इसमें स्मेल पाई जाती है और ये स्वीट स्मेल रखती है। सेकंड, एक बड़ी खास प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इसे इनहेल करते हैं, ठीक है ना, अगर हम सांस के जरिए इसको अंदर ले जाएं तो ये प्रोड्यूस करती है एनेस्थीसिया को। ठीक है ना, यानी कि एनेस्थीसिया आपने सुना होगा शायद, एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया, ये बेहोश करने वाली दवाई होती है जो कि आमतौर पे ऑपरेशन से पहले दी जाती है। ये क्या करती है कि जो पेन हो रहा होता है उसके रिसेप्शन जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचाती है, तो वो सर्जरी के अंदर यूज हो जाता है। और सर्जरी के अलावा मतलब बेसिकली तो सर्जरी के अंदर ही इस्तेमाल होता है कि बेहोश करते हैं या किसी एक खास हिस्से को अगर सुन कर दिया जाता है तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इथीन को। ठीक है ना, ये हो गई इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये कि पानी में ना होने के बराबर जो है वो डिसॉल्व होता है इथीन, बहुत ही ना होने के बराबर। लेकिन हाँ, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं लाइक एल्कोहल हो गया, इनके अंदर जो है ना ये इजीली और अच्छा खासे तौर पर डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि पानी के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम है, लेकिन ये कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर जो है वो ये इजीली डिसॉल्व हो जाती है। ये हो गई हमारी तीन प्रॉपर्टीज। और चौथी प्रॉपर्टी जो कि है अबाउट इथीन वो ये है कि ये जो है वो होती है लेस डेंसर देन एयर। ठीक है ना, ये हवा के लिहाज से हल्की गैस होती है, तो ये भी एक अहम खुसूसियत है इथीन की। ठीक है ना। सो ये तो चार प्रॉपर्टीज आपने जहन में रखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इथीन की जहन में रखनी है, एमसीक्यूज में काम में आ सकती हैं, पूछी भी जाए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरी जो हमने डिस्कस करनी थी वो थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन। So now let's see the chemical properties of ethene। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन अच्छा बड़ा फायदेमंद है और मतलब इस वजह से कह रहा हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको याद रखना बड़ा आसान है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन आप बहुत आसानी के साथ याद रख सकते हैं। देखो, समझने वाली बात यह है कि जो इथीन है ना इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। ठीक है ना, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है और एक वीक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है ना, तो इसी वजह से जब भी रिएक्शन होता है तो वो पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। याद रखो, इसके अंदर जो पाई बॉन्ड होता है ना वो हो जाता है ब्रेक। ठीक है ना, और पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और वो स्ट्रांग होता है। तो इस तरीके से जो है ना आप देखते हैं कि एक खास किस्म का रिएक्शन करता है जो भी डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। यानी कि अभी मैं आपको एक बात और समझा दूं कि एडिशन रिएक्शन किस तरीके से होता है। सिर्फ ये जो बात मैं भी बता रहा हूँ ना, इसका मैकेनिज्म समझ गए ना तो बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज है ना केमिकल प्रॉपर्टीज वो समझना बहुत आसान हो जाएंगी। देखो, जब भी रिएक्शन होता है हमारे पास फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड है, तो इथीन की मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आ गए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये रिएक्ट कर रहा है किसी और एलिमेंट के साथ जिसके अंदर दो एटम नजर आ रहे हैं, ए और बी। तो जब रिएक्शन होता है तो नतीजे में याद रखो होता क्या है, सी है और इसके साथ ये जो मैं कह रहा हूँ ये एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड रह जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये बचती हैं वैलेंसीज। तो ये जो पहला वाला होता है ना, ए वाला, ये जो ए है वो इधर चला जाता है और जो बी है वो इधर चला जाता है। यानी कि इस जगह पर आ जाता है ए और इस जगह पे आ जाता है बी। अब वो एलिमेंट या एटम चाहे जो भी हो, एडिशन रिएक्शन की जो खुसूसियात है ना वो सारी की सारी ऐसी हैं कि बस एक एटम जो है वो इधर चला जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, वो जो पाई बॉन्ड बना था ना उसको खत्म करके एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो अगर ये वाला एडिशन रिएक्शन समझ में आ गया ना, बस अब सारा का सारा काम जो है ना वो इसी तरीके से होगा। अब जितनी मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा ना एडिशन, मुख्तलिफ किस्म के एडिशन करता है इथीन, तो वो जो रिएक्शन करेगा उसके अंदर सारे के सारे आप देखोगे इसी को ही
विल करेगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो एडिशन रिएक्शन है इनको याद रखना आसान हो जाएगा इस इक्वेशन की मदद से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हमारा पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसको हम कर देंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ H2 जिसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, ये हो गया हाइड्रोजनेशन। प्रॉपर्टी याद रखना काम किस तरीके से हो रहा है, बस फिर वो बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। तो अभी देखो केमिकल प्रॉपर्टी इथीन की देख रहे हैं, तो ये आ गया CH2 और डबल बॉन्ड बनाया हुआ उसने CH2 के साथ, और फिर आके हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है इसके अंदर। तो अच्छा, इसके लिए निकल इस्तेमाल होता है एज अ क्रिस्टल सॉरी कैटलिस्ट, और तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जो एक पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ये बनेगा क्या चीज़, CH, ठीक है ना। CH2 का 2 रहा, यहाँ पे भी CH2 का 2 आ गया, लेकिन ये जो दो हाइड्रोजन थे ये दो हो गए ना, समझ लो, एक हाइड्रोजन ए हो गया, एक हाइड्रोजन बी हो गया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ कहीं पर आ जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ कहीं पर आ जाता है, यानी कि एक्चुअल जो बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है CH3 इंटू CH3, यानी कि इथीन का जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वो इथेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। देख लो, बस वही जो प्रोसेस था अब वो बार बार जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड में किसकी एडिशन हो रही है, सेकेंड के अंदर हम जो है वो एडिशन कराते हैं किसी हेलोजन का। अगर किसी हेलोजन का एडिशन करा रहे हैं तो देखो क्या फर्क पड़ रहा है, एडिशन ऑफ हेलोजन, फिर वही बात है, क्या बना यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड बनाया हुआ, एक सिग्मा और एक पाई, और ये आ गया लेट से हेलोजन क्लोरीन को कर लेते हैं पहले। तो क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, ये रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन पहले वाले CH2 के साथ चला जाएगा, एक क्लोरीन दूसरे वाले के साथ, तो देखो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बना, और एक क्लोरीन इधर आ गया और एक क्लोरीन जो है वो इधर आ जाएगा। सेम यही रिएक्शन ब्रोमीन में भी रिपीट होगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन Br2, और ये काम भी हो जाता है एट रूम टेम्परेचर, ये काम भी हम रूम टेम्परेचर पे करेंगे, और ये होगा CH2 CH2, और अब क्लोरीन को नहीं बल्कि हम ज्वाइन करेंगे ब्रोमीन को। और इसी तरीके से फाइनली एक और हेलोजन समझ लो आयोडीन का, आयोडीन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ में आ जाएगा I2। अच्छा, ये काम जो है वो एट रूम टेम्परेचर नहीं होता, बल्कि इसमें हमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो होता है इथेनॉल। बाकी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ आएगा, और यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा, और यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा। तो एक बात आप समझ लो कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं रिएक्टिविटी है, यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वो इस तरीके से है कि क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद ब्रोमीन रिएक्टिव है, और उसके बाद आयोडीन रिएक्टिव है। इसी वजह से आप देखो जो क्लोरीन है उसने भी रूम टेम्परेचर पे काम कर लिया, और ब्रोमीन ने भी रूम टेम्परेचर पे काम कर लिया, लेकिन जो हमारे पास आयोडीन था उसको ज़रूरत पड़ी इथेनॉल की फॉर एडिशन। तो देख लो, अगर हेलोजन ऐड होता है तो बिल्कुल वही खुसूसियत जो एडिशन रिएक्शन की मैंने समझाई थी वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। ये हो गए हमारे दो किस्म के एडिशन। अब आ जाओ तीसरा वाला एडिशन समझाते हैं। तीसरे वाले के अंदर कोई हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा तीसरा एडिशन, ये हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है ना। कोई हाइड्रोजन हैलाइड होगा तो जाहिर सी बात है खुसूसियत वैसी होगी, ये बड़ी अच्छी बात है, तमाम रिएक्शन की आप सब समझ लो, लेकिन काम उसी तरीके से करेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये आ गया हमारे पास इथीन CH2, और यहाँ पर भी आ गया CH2, और आ गया हमारे पास लेट से एक हाइड्रोजन हैलाइड कर लेते हैं हाइड्रोजन, और उसके साथ एक हेलोजन यानी कि क्लोरीन HCl से कर लेते हैं। फिर वही बात है, एक इधर H है एक Cl है, यानी कि ये A हो जाएगा ये B हो जाएगा, तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। एक के साथ क्या आ जाएगा, एक के साथ आ जाएगा हाइड्रोजन, और एक के साथ आ जाएगा क्लोरीन, जिसको हम बेहतर तरीके कार क्या हो सकता है लिखने का, हम इसको कर देंगे CH3, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, और बॉन्ड आ गया Cl के साथ, और क्या कहलाता है ये, दो कार्बन आ रहे हैं इथेन है, ये कहलाता है क्लोरो इथेन, ठीक है ना। अच्छा, यही काम HCl के अलावा ये जो है वो हाइड्रोजन उसके साथ भी हो सकता है, आयोडाइड के साथ भी हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो, यानी कि कौन तेज रिएक्ट कर रहा है कौन स्लो रिएक्ट कर रहा है, तो याद रखो सबसे ज़्यादा जो तेज रिएक्शन होता है, पिछले वाले का जो ऑर्डर था ना उसको रिवर्स कर लो। आयोडीन जो
हाइड्रोजन आयोडाइड है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्ट करता है, और उसके बाद ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर जो है ना रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा तीसरा एडिशन। चौथे पर आ जाते हैं। चौथे के अंदर देखते हैं ऐड होगा H2SO4। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन देखते हैं H2SO4 किस तरीके से एक्ट करेगा। यहाँ पे फिर वही बात है, आप देख सकते हो। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बनाते हैं इसकी मदद से। अच्छा, तो हम किसको रिएक्ट करा रहे हैं? हम रिएक्ट करा रहे हैं इथीन को, और किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास H2SO4। नतीजे में जब रिएक्ट होता है तो बनता है हमारे पास एक हाइड्रोजन चला जाता है H2 और इधर आ जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी का हमारा रिएक्शन बना वो क्या बना? ये आ जाता है CH3 और इसके साथ आ जाता है OSO3H जो कहलाता है हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है ना, ये कहलाता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्यों इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंटली बता रहे हैं? क्योंकि यही जो है ना यहाँ पर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये जो हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको आप देखेंगे तो ये इस्तेमाल होता है, यानी कि पूरा का पूरा ही, सॉरी, ये पूरा का पूरा ही जो है वो इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल। कैसे? देखो, हम रिएक्ट कराएंगे। सबसे पहले ये तो हो जाता है CH3 पूरा मिलाकर। ठीक है ना, CH3 हो गया, और इसके साथ साथ आ गया CH2, और उसके साथ क्या कंबाइन हुआ हुआ? इसके साथ कंबाइन हुआ है OSO3H। ये क्या कहलाता है? कहलाता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। 2 कार्बन होने चाहिए ना इथाइल के लिए, तो ये कहलाता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसके साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं वाटर को, इसमें हम ऐड करते हैं वाटर को, तो नतीजे में जो हमें मिलता है वो होता है CH3CH2OH। पहचान तो गए होगे आप क्या है ये, और साथ साथ बनता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यानी कि H2SO4 इस रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है, रीअपीयर हो गया। ये हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल की प्रोडक्शन जो है वो इसी प्रोसेस से होती है। इस वजह से एडिशन ऑफ H2SO4 इथीन की प्रॉपर्टीज में लाजमी तौर पर समझाया जाता है। ठीक है ना, 4 हो गए। 5वां रिएक्शन देखते हैं। काफ़ी सारे रिएक्शन है, लेकिन आप देखो सब में सिमिलरिटी है, बार बार जो है वो एक जैसे रिएक्शन नजर आ रहे हैं। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। सुना है हाइपोहेलस एसिड क्या होता है? हाइपोहेलस एसिड, इस एसिड की खास बात यह है कि एक ऑक्सी एसिड होता है, और इसके अंदर सिर्फ क्या होता है कि हमारे पास जो OH होता है, ठीक है ना, जो हमारे पास OH होता है ये कंबाइन हुआ होता है किसी भी हेलोजन के साथ। अगर ये किसी भी हेलोजन के साथ कंबाइन होता है तो वो कहलाता है हाइपोहेलस एसिड। तो किसी भी हाइपोहेलस एसिड से हम इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन क्योंकि सबसे कॉमन है, तो क्लोरीन की एग्जांपल ही सपोज कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये आ गया हमारे पास CH2 यानी कि हमारे पास आ गया इथीन, और हाइपोहेलस एसिड जो हम देख रहे हैं वो आ रहा है, ये आ गया HO, और ये किसके साथ कंबाइन हुआ हुआ है? ये कंबाइन हुआ हुआ है क्लोरीन के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है माइनस और ये होता है प्लस में। ये हाइपोहेलस एसिड है और वो भी क्लोरीन वाला, तो यहाँ पर क्या होगा? ये होगा CH2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा CH2, वो तो मैंने बताया डबल बॉन्ड खत्म होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, और एक जो है जो OH है ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो एक के साथ आ जाएगा क्लोरीन और एक के साथ आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है ना, और ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से हो, बल्कि थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि वो किस तरीके से काम करेगा। लेकिन मेन जो एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड की मिसाल है वो मैंने आपको क्लोरीन के जरिए बता दी। ठीक है ना, 5 रिएक्शन हो गए। छठा रिएक्शन होता है KMnO4 के साथ, रिएक्शन विथ KMnO4। ठीक है ना, इससे रिएक्शन कराते हैं। तरीकेकार तो वही रहेगा। अच्छा, इथीन को ऐड किया जाता है डाइल्यूट और अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 के अंदर। याद रखो, ये डाइल्यूट होगा, ठीक है ना, और क्या होगा? डाइल्यूट के अलावा ये होगा एल्कलाइन। इसमें जो है वो हम ऐड कराएंगे तो इथीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है,
और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बनाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया इथीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर हमने क्या कराया, डाइल्यूट था तो वाटर भी मौजूद होगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, और ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है फ्रॉम KMNO4, ठीक है। तो नतीजे में आप देखो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये हो गया CH2, और एक आता है OH, और फिर यहाँ पर भी आ जाता है OH, ठीक है ना। तो और ये क्या होता है, ये कहलाता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये कहलाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रोडक्शन जो है वो इसी रिएक्शन के जरिए की जाती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ना। और ये हो गए हमारे 6 रिएक्शन। 7वां रिएक्शन जो करता है हमारे पास इथीन 7th, तो हाइड्रेशन होती है। हाइड्रेशन का मतलब अगर पानी को ऐड कराएं तो क्या फर्क पड़ेगा, एडिशन ऑफ वाटर। पानी के ऐड करने को क्या कहते हैं, पानी के ऐड करने को कहते हैं हाइड्रेशन। आपने सुना डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को, तो हाइड्रेशन कहा जाता है एडिशन ऑफ वाटर को। पानी अगर ऐड कराएंगे तो ये आ गया हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, पानी को ऐड करा रहे हैं, पानी पता है ना HOH, इसको हम ऐड करा रहे हैं, तो ये बन जाता है क्या हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाता है, और एक H इधर आ जाएगा, ठीक है ना, और एक OH इधर आ जाएगा। और इसी को लिखने का एक तरीकेकार और भी तो हो सकता है ना, इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि हम करते आ रहे हैं, CH3 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा CH2, और साथ में आ जाएगा OH, ठीक है ना। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्यों, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो होती है ना, वो भी जो है वो कैटेलाइज्ड होती है, मतलब एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है। तो नतीजे में आप क्या देखोगे, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्स होता रहेगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और यहाँ पर H पॉजिटिव जो है वो बार बार इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बनाता रहेगा। एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन ये साथ साथ होते रहते हैं। 8वां रिएक्शन, टोटल 9 है, चलो, लेकिन अब 8वां जो है ना थोड़ा सा अलग है। 8वां अलग से आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। नाम सुना होगा शायद इस मस्टर्ड गैस का, अगर हिस्ट्री आप लोगों ने स्टडी करी है। मस्टर्ड गैस जो है दरअसल एक बहुत ही पॉइजनस, मस्टर्ड गैस के बारे में बता रहा हूँ, ये हाईली पॉइजनस गैस होती है, हाईली पॉइजनस गैस है, जो कि आमतौर पे स्किन के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट डालती है। और ये जो है ना, ये करती है, क्या करती है, ये करती है डैमेज स्किन को। और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई थी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुई थी। और यही बात है जो इसको मशहूर बनाती है मस्टर्ड गैस को, क्योंकि इसके ज़रिए जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस की गई थी, लोगों को मारा गया था, क्योंकि इसका स्किन पे बड़ा असर होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अगर ईथीन की ट्रीटमेंट की जाए सल्फर मोनोक्लोराइड से, ठीक है ना, तो पहले देख लो, इथीन है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हम इसको ट्रीट करते हैं विद सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड है, ठीक है। तो नतीजे में जो बनता है हमारे पास, वो बनता है यही हमारे पास मस्टर्ड गैस बनती है। और मस्टर्ड गैस क्या है, दरअसल ये आ गया सल्फर, और इसके साथ कंबाइन होता है CH2 CH2 और Cl, और इसी तरीके से ये होता है CH2 CH2 और Cl, ठीक है ना। और साथ में एक सल्फर अलग से भी होता है, ठीक है ना। और ये डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड होती है। अगर इसका मैं आपको नाम बताऊं तो आप नाम भी याद कर लो, ये होती है डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड। और यही जो गैस है वो कौन सी गैस कहलाती है, यही गैस कहलाती है, याद रखो, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो कि हाईली पॉइजनस होती है, डैमेज करती है स्किन को, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और इस तरीके से होती है। जब उसको हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, जब उसको हम रिएक्ट कराते हैं विद सल्फर मोनोक्लोराइड, ये क्या है यहाँ पर नजर आ रहा है, ये है सल्फर मोनोक्लोराइड, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तब ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। अच्छा, 8 हो गए। आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी बताते हैं, और वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9th, और वो है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीईथीन। पॉलीईथीन, जिसको जल्दी जल्दी हम लोग पॉलीथीन कहते हैं, पॉलीथीन बैग्स वगैरह आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये जो इथेन है, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है बेसिकली ये एट 200 डिग्री सेल्सियस और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास इथीन है, ये आ गया CH,
सॉरी ये आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और उसके कई सारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली, ये हमारे पास इथीन है। हम क्या करा रहे हैं, हम इसमें पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर, और मैंने बताया कि हमें कितना प्रेशर देना है, हमें तकरीबन 100 atm का प्रेशर देना है। और जाहिर सी बात है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होते हैं, इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है O2 की, लेकिन बहुत ही लिटिल अमाउंट के अंदर। तो नतीजे में क्या होता है, ये सब के सब कंबाइन होके एक चेन बनाते हैं, और वो होती है CH2 एंड देन इट कंटिन्यू। ठीक है ना, कंटिन्यू हो जाती है, और इसी बनने वाली चीज़ को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पॉली इथीन, जिसको मैंने आपको बताया ना कि उसको जल्दबाजी के अंदर वो पॉलीथीन पॉलीथीन कहते हैं, तो बेसिकली वो पॉली इथीन होता है। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी वो 9 की 9 प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे से रिलेटेड है। ये आ गया एडिशन ऑफ वाटर, मस्टर्ड गैस की फॉर्मेशन, ये आ गया एडिशन ऑफ हाइपोइलस एसिड, रिएक्शन विद KMnO4, इसी तरीके से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, और फिर हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। और बेसिक जो रिएक्शन समझ जाओ ना, बस वो यही रिएक्शन है कि एक जो एटम है वो जाता है एक कार्बन के साथ और दूसरा जाता है दूसरे कार्बन के साथ। तो दैट्स इट। आई होप आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्पेशली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो मैंने टेक्निक बताई वो समझ में आ गई होगी, और उसके जरिए इंशाल्लाह आपको मदद मिलेगी पेपर के लिए तैयारी करने के लिए, और लाइफ में आगे बिल्कुल हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। ठीक है ना, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप बिल्कुल बताइए कॉमेंट सेक्शन के अंदर, वो इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।